हेलो 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 भैया, हम मिल रहे हैं क्लास टेंथ में आज। एमपी बोर्ड 2027 के बच्चों, चाहे वो एमपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई के हों, सभी जो है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कोई समस्या वाली बात रहेगी नहीं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एमपी बोर्ड और सीबीएसई की क्लास किसके, टेंथ की बात कर रहा हूँ। चाहे वो एमपी बोर्ड का बच्चा देख रहा हो, सीबीएसई का देख रहा हो, एमपी बोर्ड के बच्चे के लिए क्या खास बात है कि हम बिल्कुल इजी टू इजी पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करेंगे, है ना। मतलब जितने भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो इसी जो लेक्चर है उसमें कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट के साथ साथ जो है वो चाहे वो एलिमिनेशन हो सब्स्टिट्यूशन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो मेरा नाम है, क्या यहाँ पर दिख ही गया होगा क्या लिखा हुआ है, आकाश सर। सिंपली और इजी इफेक्टिव पढ़ने वाले हम लोग। कंसेप्ट हैं, कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी फटाफट चलते हैं हमारे किसकी तरफ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे फटाफट देखते हैं कि पेयर ऑफ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं और वेरिएबल की बात करते हैं। तो वेरिएबल किसको कहते हैं भाई, वेरिएबल बताओ, वेरिएबल किसको कहते हैं। तो वेरिएबल कहते हैं भैया जितने भी एक्स वाई जेड होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं ना। एक्स वाई जेड जितनी भी चीजें हैं उन सबको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ये हमें ध्यान रख लेना है ना। चलो, किस नाम से जानते हैं भैया वेरिएबल को। ठीक है भाई, किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, जल्दी बोलो। एक्स वाई जेड के नाम से जानते हैं। ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं, तो कांस्टेंट को हम किस नाम से जानते हैं, तो कांस्टेंट होते हैं भैया क्या, एक दो तीन जो है ये सब क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इन सबको, कांस्टेंट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, कांस्टेंट, है ना। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है वो सब कांस्टेंट कहलाते हैं। और वेरिएबल किसको बोलते हैं हम, एक्स वाई जेड जो नंबर्स होते हैं। तो हमें कितने वेरिएबल लेने हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल लेने हैं। ठीक है। तो मैंने बोला कि दो वेरिएबल ले लेने, तो अपन एक एक्स ले लेते हैं और दूसरा क्या ले लेते हैं, वाई। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की। यदि मैं केवल और केवल लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो ऐसा लिख देता मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है वो किसके इक्वल हो जाता, जीरो गई। ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं पेयर की। पेयर का मतलब ही तुम्हें पता है कितना होता है, दो होता है ना। मतलब कितनी इक्वेशंस की बात हो रही होगी, दो इक्वेशंस की बात हो रही होगी। तो हम बात कर रहे थे पेयर की। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, ए वन एक्स प्लस क्या बेटा, बी वन वाई। ओ भाई 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 भाई, ठीक है। बी वन वाई प्लस सी वन जो है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। और साथ में ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जो है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो ये जो दो इक्वेशन है इनको हम हमेशा क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से जानेंगे। कितने वेरिएबल है इसमें, दो वेरिएबल है, एक एक्स है दूसरा क्या लिया है हमने, वाई लिया है। ये वाला एक्स हो गया, ये वाला क्या हो गया, वाई हो गया। सर कोई एग्जाम्पल बता दो इसका, तो अपन एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान के चलो मुझे दे रखा है 3x प्लस फोर वाई प्लस सेवन जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। और दूसरा है 2x माइनस फाइव वाई प्लस फोर जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के। तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम बात करेंगे आगे की, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो है हम यदि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें किसी को, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते समय हमें ध्यान रखना है कि लाइनों को केवल तीन ही तरीके से हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिन करने की कोशिश करो। तो तीन तरीके क्या क्या हो सकते हैं सर, एक तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक क्या हो सकती हैं, दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, और एक क्या हो सकती हैं सर, दोनों एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, कोइंसाइड कर सकते हैं। तीन से चौथी कंडीशन बन ही नहीं सकती, आप कितना भी दुनिया का दिमाग लगा लो। ठीक है, तीन से ज्यादा कंडीशन बनना पॉसिबल नहीं है। कितनी कंडीशन बेटा, तीन कंडीशन। क्या क्या हो सकती हैं लाइनें, एक तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक पैरेलल हो सकते हैं, और एक क्या हो सकते हैं, कोइंसाइड हो सकती है ना। तो फटाफट जो है वो हम इसको देख लेते हैं कि इंटरसेक्ट कैसे करेंगे और पैरेलल कैसे होंगे, उन सब के बारे में बात करते हैं, है ना। ठीक है, फटाफट थोड़ा जल्दी फटाफट देखेंगे अपन ये लाइनें इंटरसेक्ट कैसे करेंगी और जो पैरेलल हैं वो कैसे रहेंगे। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम जो है वो पढ़ के आए हैं क्या, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन किसके इक्वल होता है, जीरो के। और दूसरा भी सेम है, ए टू एक्स प्लस क्या बेटा, बी टू वाई प्लस सी टू जो है वो किसके इक्वल रहेगा, जीरो के। ठीक है, तीन कंडीशन की बात हो रही है। तीन कंडीशन कौन कौन सी होंगी, तो पहला हो सकता है कि ए वन अपॉन ए टू जो है वो इक्वल ना हो किसके, बी वन अपॉन बी टू के। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है सर, ए वन अपॉन ए टू जो है वो इक्वल है किसके, बी वन अपॉन
B2 के, बट ये इक्वल नहीं है किसके, C1 अपॉन C2 के। एक थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है सर, A1 अपॉन A2 भी इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट ये भी इक्वल है किसके, C1 अपॉन C2 के। तो तीन कंडीशन बनना पॉसिबल है। पहली कंडीशन A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2, फिर एक में A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल रहा B1 अपॉन B2 की, बट वो इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के, और इसमें जो है वो तीनों इक्वल रहे। यदि ये वाली कंडीशन बनी सर तो क्या होगा, तो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जो अभी हमने पढ़ा। क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यहां पर कौन सी कंडीशन बनेगी, तो यहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। यहां पर लाइनें क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, यहां पर लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड्स करेंगे। कोइंसाइड्स मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आना, है ना। इंटरसेक्ट कैसे करने वाली है, इस तरीके से एक दूसरे को लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे। पैरेलल में कैसी कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन पैरेलल की रहेगी। कोइंसाइड की कैसी कंडीशन है, एक लाइन ऐसी दूसरी लाइन इसके ऊपर से निकल जाए, है ना। तो ये जो है वो इंटरसेक्ट करने कोइंसाइड वाली कंडीशन होगी, है ना। आगे चलते हैं। जब भी कोई लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो लाइफ में ये एक ही बार मिलेंगी, और एक ही बार मिलेंगी तो यहां पर बनेगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बनने वाला है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। यदि लाइनें पैरेलल हुई तो लाइफ में एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, और जब कभी नहीं मिलेंगी तो उनके जो सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे भैया, उनके जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनने वाले हैं भैया, यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, नो सॉल्यूशन। जब लाइनें एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगी तब क्या कंडीशन होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि लाइनें एक दूसरे से कैसे होंगी, कोइंसाइड करें तो क्या कंडीशन बनेगी, उन सब के बारे में अपन बात कर लेते हैं, है ना। लाइनें एक दूसरे से कोइंसाइड करें तो क्या कंडीशन बनेगी, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। लाइनें कैसी हो रही हैं बेटा, एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक लाइन ऐसी है, इसी की लाइन से ऊपर से एक और लाइन निकल गई, ये वाली कंडीशन होगी। तो लाइफ में ये एक दूसरे से कभी दूर नहीं जाएंगे, मतलब हम साथ साथ है वाली कहानी चलेगी। और जब हम साथ साथ हैं मतलब ये कहाँ तक जाएंगे, ये दोनों लाइनें एक दूसरे से इनफाइनाइट तक मिलती रहेंगी। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होने वाले बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है बात, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और एक और कंडीशन कभी कभी पूछी जाती है, वो क्या कंडीशन है सर, वो और बता दो, उससे भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। यूनिक सॉल्यूशन जो भी होगा तो एक कंसिस्टेंट चलता है और एक इनकंसिस्टेंट। लाइनें कैसी होती हैं बेटा, या तो कंसिस्टेंट होती हैं और ये क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंट कहाँ कहाँ होंगी, तो जब लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तब भी कंसिस्टेंट होंगी। लाइनें क्या करेंगे बेटा, इनकंसिस्ट मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो भी कंसिस्टेंट होंगी। केवल और केवल जब पैरेलल वाली कंडीशन बनेगी तो वहां पर जो लाइनें हैं वो क्या होने वाली हैं, इनकंसिस्टेंट होने वाली, ये ध्यान रखना। जब लाइनें कैसी होंगी बेटा, पैरेलल में कंडीशन में होंगी, तब कैसी होंगी लाइनें, इनकंसिस्टेंट होंगी। और यहाँ पर भी क्या होने वाली हैं, तो यहाँ पर भी कंसिस्टेंट ही रहेंगी। ठीक है, तो ये टोटल तीन कंडीशन है, लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, करेंगी, पैरेलल होंगी, या फिर क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी। तीन से चौथी कंडीशन बनना पॉसिबल नहीं है, मतलब ये तीन कंडीशन बनेंगी, और तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो 101% जो है वो लिख के ले लेना, यहाँ से आएगा ही आएगा 2027 के एग्जाम में। वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, पैरेलल पैरेलल ये वाली नेचर वाली लाइन पूछ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में पूछ सकते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने तीन बातें पढ़ी, और मतलब कैसे इनको जो है वो सॉल्व करते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाइनें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो आपको दो इक्वेशंस दे सकते हैं। मान के चलो मैंने दे दिया 2x प्लस 4y प्लस 5 जो है वो इक्वल है 0 के, और यहाँ पे 4x प्लस 8y प्लस 10 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। अब मैंने आपको ये दो इक्वेशन दे दी और आपसे पूछा कि सर आप बता दो कि लाइनें कैसी होंगी, उनका नेचर कैसा होगा और उनके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो नेचर बता दो और सॉल्यूशन बता दो। मैंने बोला ठीक है, ये आपका A1 है और ये क्या है, A2 है। तो A1 अपॉन A2 करा मैंने, इसका मतलब 2 अपॉन 4 करा। इसको सॉल्व किया तो 1/2 आया। जब मैंने B1 अपॉन B2 करा तो ये किसके इक्वल बना, 4 अपॉन 8 के, मतलब ये भी कितना आ गया, 1/2। फिर मैंने क्या करा, C1 अपॉन C2 करा, तो ये बना 5/10, 5/10 तो भी कितना बना, 1/2। मतलब कंडीशन बनी A1 अपॉन A2 जो है वो किसके इक्वल है बेटा, B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल रहा किसके, C1 अपॉन C2 के। कौन सी कंडीशन पड़ गया है, तो जल्दी फटाफट बता दो। तो अभी हमने देखो कौन सी कंडीशन पड़ी थी, ये वाली कंडीशन थी कि तीनों इक्वल हों तो लाइनें कैसी होंगी बेटा, कोइंसाइड होंगी, और वहां पर कैसे सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये वाली कंडीशन के लिए ये दोनों लाइनें कैसी रही बेटा, लाइनें एक दूसरे के साथ क्या करी, कोइंसाइड्स करी, कोइंसिडेंट रही। ठीक है, कोइंसाइड्स, है ना, ध्यान रखना।
कैसे होंगे बेटा, कोइंसाइड्स, है ना। और कोइंसाइड्स करने के साथ साथ, कोइंसिडेंट रहने के साथ साथ इनके जो सॉल्यूशन है वो कितने सॉल्यूशन बने, तो इनके बने बेटा क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन बने, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और साथ में एक और कंडीशन ले लेते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो रहे और साथ में कैसी रही लाइनें, कंसिस्टेंट रही। तो इस तरीके से हम किसी भी दो लाइन के बारे में जो है वो बता सकते हैं कि उनके सॉल्यूशन कैसे रहेंगे, ठीक है। उनका नेचर कैसा होगा उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, और लाइनें कैसी हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उनके बारे में भी जो है वो चर्चा हो सकती है आराम से। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कैसे। एक आदि और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, तो एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि अपन एक आदि और कोई क्वेश्चन कर ले, ठीक है। एक आदि कोई और क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम कर पाए, ठीक है। एक आदि और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, मान के चलो कि आपको क्वेश्चन दे दें। क्वेश्चन क्या दे सकते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं कि मान के चलो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है जो ऐसी कुछ दिख रही है, लैम्डा एक्स माइनस का 2y माइनस 5 इजक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे 2x माइनस 4y और माइनस 10 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। अब आपसे मैं बोलूँ कि भैया यहाँ पर इक्वेशंस बता दूं कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी होगी, किसकी इक्वेशन, किसकी वैल्यू बतानी है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। और वो भी किस लिए बतानी है, जब इसके जो सॉल्यूशन है वो कितने हो बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। कितने सॉल्यूशन हो बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसके लिए जो हम हमें ये वाली जो है वो कंडीशन बतानी है। तो देख लेते हैं जल्दी फटाफट। मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब a1/a2 इक्वल होगा किसके, b1/b2 के, और इक्वल होगा c1/c2 के। इसका मतलब λ/2 जो है वो किसके इक्वल मिलने वाला है, -2/4 के, और ये -2/-4 के, और ये जस्ट इक्वल होगा किसके, -5/-10 के। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो λ/2 जो है वो किसके इक्वल मिला, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी 1/2 बना। और जब माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये भी कितना बन गया, 1/2। तो देखो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि जो λ/2 है वो किसके इक्वल है, 1/2 के, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी बनेगी, 2/2, जिसका मतलब इसको सॉल्व करने पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1। तो इस तरीके से जो है वो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा था, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। किसके लिए पूछी थी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी होने वाली है, उसके बारे में जो है वो हमने चर्चा करी। ठीक है भाई, क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लगा लेना भैया, आईएमपी है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कौन सी मेथड से करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बहुत अच्छे से आइडिया बताऊंगा कि भैया कौन सी मेथड लगाना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन लगाना जरूरी है या फिर एलिमिनेशन जरूरी है, या फिर कौन सी इजी होती है, ठीक है। उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और कौन सी इक्वेशन पहले लेना है और कौन सी इक्वेशन बाद में लेना है, उनके सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन दिखाई दे रही हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, 14 के, और x माइनस वाई जो है वो 4 के इक्वल है। भैया ये इक्वेशन कहाँ से आएंगी, ये बिल्कुल आपका जो जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हो, चैप्टर 3, तो वहीं से हमने ये इक्वेशन उठाई है जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। कौन सी इक्वेशन पहले लें, तो सबसे पहले तो ढूंढना है इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन में कौन सी पहले लेनी है। जिस भी इक्वेशन के पास नंबर्स ना हो वो हमेशा पहले लेनी है। यदि दोनों के पास नंबर नहीं है तो माइनस वाली उठाओ। माइनस वाली लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि हम माइनस वाली इक्वेशन जो है वो सॉल्व करते हैं, इसका मतलब ये है कि उससे हमारी जो वैल्यू है वो प्लस में आ जाएगी, और जब वैल्यू प्लस में आती है तो हम बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो मैंने बोला सबसे पहले कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं अपन, सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन क्या, सेकंड इक्वेशन क्या दिख रही है, x माइनस वाई जो है वो 4 के इक्वल है। माइनस वाई इधर गया तो क्या बन जाएगा बेटा, 4, माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो इक्वेशन मिल गई हमें क्या, थर्ड। तीन इक्वेशन बन गई हमारी। अब जो इक्वेशन हम पहले ले चुके हैं उसको आप पूरी तरीके से भूल जाना, मतलब अब कौन सी बची, फर्स्ट बची और थर्ड बची, है ना। तो अब चलेंगे हम दोनों इक्वेशन को लेके। तो मैंने लिखा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या, थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है सर, x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, 14 के। बट यहां पर हमने थर्ड इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दो
4 प्लस वाई, किसको हटा के, एक्स को हटा के, एक्स को हटा के मैंने लिखा 4 प्लस वाई और प्लस में वाई इक्वल में कितना 14। ठीक है, 4 को यहीं रहने दो, y और y कितना होगा, तो दोनों ही प्लस के हैं तो 2y हो जाएगा और इक्वल में कितना बनेगा 14। ठीक है, प्लस 4 है, इधर आगे -4 तो 2y इक्वल टू कितना 14 माइनस 4, 14 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचेगा सर 10 बचेगा। जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाता है, हमेशा डिवाइड में जाता है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 10/2, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5। ठीक है, तो हमारी जो है वो y की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकल के आई। इस मेथड को बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू में क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना ही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो कहलाता है। तो हमने y इक्वल 5 निकाल लिया है। सर इसको कहाँ रखें, तो हमारे पास है तीन इक्वेशन में से जिसमें भी आप पुट करोगे आपके आंसर सेम बनेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे पुट y इक्वल टू 5, किसमें रख दें बेटा, इन इक्वेशन क्या, थर्ड इक्वेशन दिख रही है आपको, कहाँ लिखी हुई है, x इक्वल टू कितना 4 प्लस कितना दिख रहा है यहाँ पे y, 4 प्लस वाई दिख रहा है। तो जैसे मैं y की प्लेस पर 5 पुट करूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी जो कितनी होगी 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू। तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, x की वैल्यू भी आ गई और किसकी वैल्यू आ गई बेटा, y की वैल्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी सीधा सीधा एमपी बोर्ड में तो सीधा सीधा उठ के आ जाता है ना, तो कभी कभी एमपी बोर्ड में सीधा सीधा सेम टू सेम ही क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे ही जो है वो सॉल्व करके आना है ना। अपन चाहें तो और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं जिनको हम सॉल्व करें। ठीक है, अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम, जहाँ पे जो है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हम जो करने वाले हैं वो वर्ड प्रॉब्लम होंगी, जो होंगी एक्सरसाइज 3.2 मेरे हिसाब से वही होगी आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, उसी के कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है वो कितना लिखा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। दो इक्वेशन दे रखी है, क्या क्या हमारे पास 2x प्लस 3y जो है वो किसके इक्वल है 11 के, और दूसरा कितना लिखा हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर y इक्वल टू कितना mx प्लस 3। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकाल के फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से किसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे बेटा, x और y की। जब x और y की जो वैल्यू आ जाएगी उसके बाद फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, है ना, वो बात की कहानी है। बट पहले हम किसको निकाल लें बेटा, x और y को तो सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर जो है वो हम m की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला फिर बताओ सर कौन सी इक्वेशन ली जाए, फर्स्ट इक्वेशन ले या सेकेंड इक्वेशन ले। तो देखो इस बार दोनों में नंबर है, कोई एक हो जिसमें नंबर ना हो तो चल जाएगा काम। अब इस बार जो है वो दोनों में नंबर है तो कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई सी भी इक्वेशन ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये है कि आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं यहाँ पे, जिसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। देख लेते हैं, कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं हम, जो है वो सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो जल्दी फटाफट चलते हैं हमारी इक्वेशन की तरफ। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करें। हाँ भाई साहब, जल्दी 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 जल्दी, कौन सी इक्वेशन ले लें हम, जो है वो इक्वेशन नंबर कौन सी उठा लेते हैं अभी फिलहाल में, सेकंड की उठा रहे हैं। उसकी भी एक मैं बताता हूँ, बहुत आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। कौन सी इक्वेशन से सॉल्व होगा, सेकंड से पहले जल्दी होगा, फर्स्ट से थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। तो हम जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा गया फ्रॉम इक्वेशन क्या यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन जैसे लिया, आपको दिख रहा है 2x माइनस 4y जो है वो किसके इक्वल है भाई, 2x माइनस 4y जो है वो इक्वल दिख रहा है किसके, -24 के। ध्यान से देखो ये सब जो है वो किसकी टेबल में आ रहे हैं, तो ये सब जो है वो किसकी टेबल में मिल रहे हैं आपको भैया, सबके सब जो है वो मिल रहे हैं किसकी टेबल में, यहाँ से मिलेंगे सबके सब आपको किसकी टेबल में, ये मिल रहे हैं सब 2 की टेबल में। 2 भी है, 4 भी है, 24 भी है। सबको 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2y बचा, और ये -24 है तो ये क्या बचा, -12 बचा। अब कुछ नहीं करना है, -2y को उधर ले जाओ, माइनस में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12, और ये -2y इधर आया तो क्या हो गया, +2y। देखो कितने आसानी से x की वैल्यू निकल गई। इसलिए मैंने बोला था कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। x की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है, -12 + 2y। ये उठा के कहाँ रखें, तो हमने सर फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन तो सॉल्व कर ली है, तो कौन सी बची, फर्स्ट, तो इसमें पुट कर दो। तो क्या लिखेंगे, पुट क्या, वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू भैया, वैल्यू ऑफ x इसमें, इन इक्वेशन क्या, किसमें रखें भाई, इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। ठीक है, चलो भाई
ये 2 है, x की प्लेस पर क्या रख सकते हैं, -12 प्लस कितना 2y, और ये प्लस 3y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे 11 के, जो हमें दिखाई दे रहा है। 2 का मल्टीप्लाई किया, 12 टू सा कितना, माइनस का 24, 2 टू सा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 4y प्लस 3y जो है वो किसके इक्वल मिलेगा हमें, 11 के, है ना। -24 राइट में लेके आएंगे तो +24, 4y 3y कितना हो जाएगा बेटा 7y, है ना। 7y, ये 11 है, इसको इधर ले आओ तो ये नंबर वाली टर्म अलग, y वाली टर्म अलग करी तो -24 जब राइट में आया तो क्या बन गया बेटा, +24, 24 और 11 कितना बनेगा, तो 7y जो है वो किसके इक्वल हो गया, 24 11 प्लस करे तो हमें मिले 35, जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ आएगा भैया, डिवाइड में, तो 35 के डिवाइड में क्या आ गया 7, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जाए 7, 7 5 जा 35, y की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा 5। अब ये जो y की वैल्यू 5 है ये उठा के रख दो आप इक्वेशन नंबर किसमें, थर्ड में, जो हमने बनाई थी अभी, क्या बनाई थी इक्वेशन नंबर थर्ड, ये रही। तो मैंने लिखा है यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू कितना 5, इसमें इन इक्वेशन क्या, थर्ड इक्वेशन देखो बेटा जल्दी फटाफट, थर्ड इक्वेशन क्या दिख रही है आपको, x इज इक्वल टू -12 प्लस 2 और y को रिप्लेस करके क्या 5, जब कुछ भी नहीं होता है तो मल्टीप्लाई लगाते, तो -12, 5 2 से कितना होगा 10, 12 में से 10 माइनस किया सर, आंसर आएगा कितना -2। x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहां से वैल्यू चाहिए मुझे किसकी भाई साहब, m की वैल्यू, जो अपन ने बात करी थी, x जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने की कोशिश जो है वो हमें करनी है और m की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला y जो है वो किसके इक्वल है, y जो है वो किसके इक्वल है, तो मैंने लिखा नाउ y इक्वल क्या दे रखा है, तो y इक्वल दे रखा है मुझे कितना mx प्लस 3। अब इसमें वैल्यू पुट करना जो है वो चालू करते हैं, तो मैंने बोला पुट, क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू कितना -2 एंड y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू 5, किस में रखना है, इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में, इन अबव इक्वेशन, क्या लिख लेते हैं, इन अबव इक्वेशन। जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, वो देखो y की प्लेस पर मैंने लिखा 5, m को ऐसे रहने दिया, x की प्लेस पर कितना लिखा -2 प्लस 3 इधर ले आओ तो +3 इधर आया तो माइनस का हो गया, और यहाँ पर बना माइनस का क्या 2m, ठीक है। 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 और माइनस का 2m, जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो m की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आएगी हमारी यहाँ से -1, क्योंकि सेम को सेम से डिवाइड करते तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ये जो है वो भैया हमारा आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा, क्या निकल के आया आंसर, m इज इक्वल टू कितना -1। क्लियर है बात, ठीक है सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। इसे कौन सी मेथड बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान रखना, ठीक है। क्या है, कौन सी मेथड है भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कौन सी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जिससे हमने इस क्वेश्चन को जो है वो अभी फिलहाल में सॉल्व किया है, बहुत आसानी तरीके से है, ठीक है। आगे भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो जितनी भी हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो क्या बन रही है। चलो जल्दी फटाफट देखते हैं, ठीक है। आज हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करते हैं। पहला जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आईएमपी है, ठीक है, और बेसिक भी है, जिससे हम जो है वो आसानी से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर का डिफरेंस 26 है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, पहला नंबर जो है वो दूसरे का कितना है बेटा 3 टाइम है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन बने तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सबसे पहले एक जो चीज है वो लिखना ही लिखना है, क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखा, और सॉल्यूशन लिख के लिखना है लेट द नंबर बी क्या, लेट द नंबर बी क्या, x एंड y, नंबर कौन कौन से हैं, x और y हैं। फिर लिख लेना है क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या लिख लेना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लिखने का तरीका यही है, जितना आसानी से लिखोगे उतने ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब चलते हैं, दो नंबर है हमारे, एक x है दूसरा क्या है y है, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है, तो डिफरेंस दे रखा है कितना 26। मान लेते हैं x बड़ा है और y क्या है, छोटा है, तो x में से जब मैं y को माइनस करूंगा, x में से किसको माइनस करूंगा, y को, तो x में से जब y माइनस होगा तो आंसर कितना मिलेगा सर, 26 मिलेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही बोला है, कितना डिफरेंस बोला है 26, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 26 के। फिर दूसरा क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम अदर, ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब इसका 3 टाइम इसके इक्वल मिलने वाला है, तो यहीं से पता चल गया।
यहाँ पर क्या लिखा मैंने, फिर से लिख लिया क्या, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस बार देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या आया, जो x जो है वो किसके इक्वल मिलेगा मुझे, 3y के। क्यों इक्वल मिलने वाला है, समझ में आया, क्योंकि वन नंबर जो है वो 3 टाइम है किसके, अदर के। तो हमें यहाँ से एक चीज तो पता ही चल रही है कि जो x है वो छोटा है, सॉरी x जो है वो बड़ा है और y जो है वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ से पता चल गया x इक्वल कितना, 3y। दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। तो मैंने बोला पुट क्या वैल्यू ऑफ, क्या लिखा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या, फर्स्ट की जो वैल्यू x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3y। ये 3y उठा के फर्स्ट में रख दो तो मेरे हिसाब से हमारा आंसर आ जाना चाहिए। जैसे ही रखा, देखो x को रिप्लेस करो, x को रिप्लेस करके कितना लिखेंगे हम, 3y और माइनस में y इज इक्वल टू कितना, 26। 3y में से y गया, कितना बचा सर, 2y और यहाँ से कितना 26। जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। जो 26 को किससे डिवाइड कर दो, 2 से। 26 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना सर, आंसर बना 13। कितना आंसर बन के आया हमारा, आंसर बना बेटा 13। तो y जो है वो किसके इक्वल मिल गया, 13 के। कोई दिक्कत है इसमें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये जो y इक्वल टू 13 है, ये किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, यहाँ रख लेते हैं, यहाँ से जल्दी फटाफट आ जाएगा आंसर। तो मैंने लिखा पुट y इक्वल टू कितना, 13 किसमें रखना है, इन इक्वेशन क्या, सेकंड इक्वेशन दिख रही है क्या, सेकंड इक्वेशन दिख रही है सर। x इक्वल टू कितना है हमारे पास, 3y। तो 3 हटाओ, 3 लिखा रहने दो, y के प्लेस पर 39। तो दूसरा नंबर कितना हो गया, 13 और 3 कितना, 13 3 सा कितना, 39। तो दूसरा नंबर कितना बन गया, 39। वन नंबर इज 3 टाइम अदर, तो 13 3 सा 39। एक नंबर हमारा 39 निकला, दूसरा कितना निकला, 13 निकला। ये हमारे जो है वो आंसर तैयार हो गए। ठीक है, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना ना भूलें, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या लिख देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। कौन कौन से नंबर मिले, एक 39 मिला, दूसरा क्या मिला हमें, 13 मिला। क्लियर हो रही है बात, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत आए तो इसको फिर से देख लेना एक बार, है ना, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, क्या बोला था हमें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दोनों का डिफरेंस करा 26 बना, वन नंबर इज 3 टाइम अदर, तो x इज इक्वल टू 3y सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद की कहानी तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलो भाई, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। आईएमपी, मोस्ट आईएमपी से भी आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा गया है, लगा लेना भैया, ऐसा करके स्टार लगा लियो, स्टार 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 स्टार। 2027 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल के, और एक्सीड है। लार्जर का मतलब क्या होता है, बड़ा, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, और स्मॉलर का मतलब क्या होता है, छोटा। लार्जर का मतलब क्या होता है सर, बड़ा होता है, और स्मॉलर का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल उन एंगल को कहते हैं जिनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। ये कहलाते हैं आपके कौन से बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। और वो एंगल जिनका सम हमेशा कितना मिले, 90 डिग्री मिले, उनको हम बोलते हैं बेटा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये ध्यान रखना है ना, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर हमारी बात हो रही है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें बड़ा एंगल छोटे एंगल से कितना बड़ा है भैया, 18 डिग्री बड़ा है। कितने डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है ना। तो अब फिर सेम कहानी चलती है जो हमने अभी फटाफट, जो अभी दुनिया भर की जो कहानी है वो एक ही चीज तो पढ़ी है हमने। क्या पढ़ा है सर, हम पढ़ के आए हैं कि जब भी कुछ भी हो जाए तो वैल्यू हमेशा किस में लिखना, कुछ भी नहीं समझ में आए तो एक चीज तो हम लिख ही सकते हैं, वो है क्या, एक्स और वाई। तो मैंने बोला लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन, लेट, सबसे पहले लेट क्या, कौन सी किसकी बात हो रही है, तो यहां पर बात कर रहे हैं किसकी बेटा, एंगल्स की। तो हमने लिखा लेट द, कौन से एंगल है भाई, सप्लीमेंट्री, तो लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स बी, क्या लिखा, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स बी क्या, एक्स एंड वाई। कौन कौन से सप्लीमेंट्री एंगल ले लिए, एक एक्स ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, वाई ले लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से पता है, अभी हमने पढ़ लिया कि यदि जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें बड़ा एंगल जो है वो छोटे एंगल से, मतलब जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री, है ना। तो x माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल मिलेगा,
x माइनस वाई जो है वो इक्वल मिल जाएगा मुझे किसके 18 डिग्री के। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के बाद फिर से लिख लेते हैं हम क्या, एको अगेन अकॉर्डिंग टू द क्या क्वेश्चन। इस बार अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर बोला है, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों जो एंगल हैं उनका सम हमेशा कितने डिग्री बनता है, सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो कितने डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है ना। तो x माइनस वाई जो है वो 18 डिग्री के इक्वल हो गया और x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल मिल गया, हमें 180 डिग्री के इक्वल मिल गया। दोनों इक्वेशन आ चुकी है, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सर कौन सी इक्वेशन पहले ले सब्स्टिट्यूशन में, तो हम ले लेते हैं किसको, x माइनस वाई को। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ से क्या, फ्रॉम इक्वेशन क्या, फर्स्ट इक्वेशन दिखी, x माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल है, 18 के। माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो 18 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर क्या मान ली मैंने, थर्ड। अब कौन कौन सी इक्वेशन लेंगे, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर ही ली है, तो फर्स्ट को तो नहीं लेने वाले, कौन कौन सी ले लेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन लेंगे। और अभी जो हमने कौन सी इक्वेशन बनाई है बेटा, थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही है सर, x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, 180 के। x को रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस करना है, तो x को रिप्लेस करना है मुझे किससे, 18 प्लस वाई से, है ना। x को रिप्लेस करा, 18 प्लस वाई लिखा, प्लस में y आ गया और इक्वल में कितना लिख लिया मैंने, 180। y और y कितने होते हैं, तो y और y होते हैं सर 2y। तो यहां से मुझे मिलेगा 18 प्लस 2y जो है वो किसके इक्वल बेटा, 180 के। 18 उधर ले जाओ तो प्लस का है, उधर जाके क्या माइनस का। जब कोई भी नंबर नहीं होता तो ध्यान रखना है कि प्लस होता है। 18 में से 180 में से 18 माइनस किया, कितना मिला, 180 में से 18 गया सर, मेरे पास आया 162। जो मल्टीप्लाई में है वो फिर से डिवाइड में है, कौन मल्टीप्लाई में, 2, तो 162 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड करो सर, 2 8 जाए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो मेरे पास जो आंसर है वो कितना आया 81 डिग्री। कितने डिग्री आ गया भैया, 81 डिग्री। मतलब एक एंगल जो है वो 81 है, दूसरा एंगल कितना है, तो दूसरा एंगल यहाँ से निकाल लो। कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से इक्वेशन बन रही है सर, इक्वेशन नंबर क्या, थर्ड। क्या इक्वेशन दिख रही है, इक्वेशन है x इक्वल टू कितना, 18 प्लस वाई। y की वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पर 18 प्लस 81, 18 और 81 कितना बनेगा, 18 और 81 आ जाएगा सर और 99 डिग्री। तो दो एंगल मिल गए सप्लीमेंट्री एंगल, एक मिला कितना 81 डिग्री और दूसरा एंगल कितना मिल गया मुझे 99 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, क्या लिखने वाले, हैंस द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, कौन से टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, कौन कौन से मिले हमें, एक मिला हमें कितने डिग्री बेटा, 99 डिग्री, और दूसरा कितना मिल गया, दूसरा मिल गया कितना 81 डिग्री। इसको लिखना मत भूलना, आखिरी में ये लिखना जरूरी है। जितना आप बहुत क्लियर तरीके से लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स जो है वो बोर्ड में मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा पढ़ लिया, आधा अधूरा लिख के आ गए तो आधे अधूरे मार्क्स भी मिलेंगे। फिर बोलोगे सर मैं तो पूरा लिख के आया था, मार्क्स क्यों नहीं मिले पूरे, तो मार्क्स इसीलिए नहीं मिले पूरे क्योंकि तुमने लिखा तो था पर पूरा नहीं लिखा था, है ना। मतलब हम सवाल जो है वो बिल्कुल तरीके से सॉल्व करके आ रहे हैं, बट लास्ट का स्टेटमेंट छोड़ दिया, तो इसी का जो कई बार जो है सीबीएसई में 1 मार्क्स काट लिया जाता है। एमपी बोर्ड वाले थोड़े से बेचारे बोल देते कि हाँ यार ठीक है, बता रहा बच्चा पास हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, ठीक है। तो एमपी बोर्ड वाले दे देते हैं, बट जो है वो सीबीएसई वाले जो है वो थोड़े से आनाकानी करते हैं कई बार जो है वो मार्क्स देने में, ठीक है। जल्दी फटाफट चलते हैं, सप्लीमेंट्री मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ और क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, बैल और बॉल मतलब बैट और बॉल का क्वेश्चन है। देखो एक क्रिकेट टीम की एक कोच है, ठीक है। अब वो क्रिकेट टीम की जो कोच है उस कोच को कुछ बैट खरीदने और कुछ बॉल खरीदनी है। जब वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदती है तो वो पे करती है बेटा कितने, 3800 रुपए, ठीक है। कितने रुपए पे कर रही है वो, 3800। कितने बैट के, 7 बैट और 6 बॉल के। और कुछ दिन बाद वो फिर से जाती है, लेटर शी बाइज, है ना, शी से पता चल रहा है कि वो क्या है बेटा, लड़की है। लेटर शी बाइज 3 बैट्स, फिर से वो जाती है कितने, 3 बैट खरीदती है और 5 बॉल खरीदती है। कितने रुपए पे करती है बेटा, 1750 रुपए, 1750, ठीक है। जल्दी फटाफट चलते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें क्या निकाल लिए, कॉस्ट निकाल लिए किस किस की, बैट की और बॉल की। मैंने फिर से बोला था कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक चीज जो है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। सबसे पहले लिखना है लेट, लेट में क्या, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, क्या लिखा, सॉरी कॉस्ट ऑफ ईच बैट। मान लेते हैं कि जो एक बैट है वो पड़ता है कितने रुपए का मुझे, x रुपए का। फिर लिखा मैंने क्या, कॉस्ट ऑफ
जल्दी चलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच बेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल, तो मान लेते हैं कि जो बॉल है वो कितने रुपए की पड़ रही है मुझे? वाई रुपए की। ठीक है, तो जो मतलब जो बैट है वो एक्स रुपए का मिलता है और जो बॉल है वो कितने रुपए की मिलती है? वाई रुपए की मिलती है ना। फिर कुछ नहीं आता है सर, एक चीज तो पता ही है कि जब भी कुछ ना बने तो क्या लिख लेना? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बैट की जगह कितने बैट खरीद रहे हैं? 7 बैट। और एक बैट की कॉस्ट कितनी है बेटा? एक्स रुपए। फिर क्या खरीदा मैंने? बॉल भी खरीदी। कितनी बॉल खरीदी? 6 बॉल खरीदी और हर बॉल की कॉस्ट कितनी? वाई रुपए। दुकानदार को कितना पे करेगी वो? 3800 रुपये। कौन पे करने वाला है? बैट्सवुमेन, या फिर बोल सकते हैं कि जो कोच हैं वो पे करने वाली हैं। ठीक है भाई साहब, यहाँ से ये कहानी बनती है कि 7x प्लस 6y किसके? 3800 के। एक इक्वेशन बन गई सर, दूसरी इक्वेशन भी और बना के बता दो, जल्दी फटाफट सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ से फिर से कुछ मत लिखो, फिर से क्या लिख लो? अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या लिखा मैंने? अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। कुछ नहीं मिले यही लिखो। कितना है भैया इस बार? 3 बैट खरीदने और एक बैट की कॉस्ट कितनी आती है? एक्स रुपए आती है। कितनी बॉल खरीदनी है? 5 बॉल खरीदनी है। एक बॉल की कॉस्ट कितनी? वाई रुपए। और कुल मिला के 1750 रुपए जो है वो पे करने वाली है। इसका मतलब ये हो गई हमारी क्या? इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इसको वापस हम किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो कौन सी कोई सी भी इक्वेशन ले लो सर। इस बार तो 3 है, 5 है, 1750 है, इधर से भी सेम है, कुछ भी करेंगे आंसर जो है वो आना ही आना है ना। तो कौन सी इक्वेशन ले लें अपन? फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है सर? दिख रही है 7x प्लस 6y जो है वो किसके इक्वल है सर? 3800 के इक्वल है। इसकी वैल्यू निकालें, x की, ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 7x इक्वल टू कितना? 3800 माइनस का क्या? 6y। जो मल्टीप्लाई में है वो क्या जाएगा? डिवाइड में। 3800 माइनस 6y, और इसके जस्ट डिवाइड में कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, ये इक्वेशन ले लो जिसको हम क्या मानेंगे? थर्ड इक्वेशन। अब x की वैल्यू आ चुकी है, ये x की वैल्यू फर्स्ट से किस में पुट कर देते हैं? हम थर्ड में पुट कर देते हैं ना। फर्स्ट से उठा के किस में पुट करते हैं? थर्ड में। सॉरी, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड की जो वैल्यू है वो किस में पुट करते हैं? सेकेंड में करते हैं। कितना लिखा हुआ है? 3x प्लस 5y। 3x प्लस 5y किसके इक्वल मिला मुझे? 3x प्लस 5y किसके इक्वल मिला? 1750 के, है ना। ऐसा ही है शायद। ठीक है, अब मेरे पास x की वैल्यू तो है। x की वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? फटाफट देख लो। x की वैल्यू है 3800 माइनस 6y प्लस 7। यही वैल्यू पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे x की जगह पे? 3800 माइनस कितना? 6y अपॉन में कितना? 7 प्लस 5y इक्वल टू कितना? 1750। एक बार और देख लो भैया, वैल्यू में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो पता चले कि हम बहुत सारा इतना सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें और आंसर जो है वो गलत आ जाए। इसकी वैल्यू पता करनी है मुझे। x की कितनी है? 3800 माइनस 6y अपॉन 7। सही रखी सर? 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू। ठीक है, अब यहां से गड़बड़ होती है कहानी की सर। यहां से क्या करते हैं बच्चे? करते क्या है, जब अपन ये 7 जो है वो 7 का एलसीएम लेते हैं, ये 7 का मल्टीप्लाई इस 5 में भी करना होता है। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई जब 5 में करना होता है तो 7 का मल्टीप्लाई 5 में बच्चे करते ही नहीं हो, और जब ये वाली कंडीशन बनती है तो गलत हो जाता है आंसर, है ना। तो ये चीज जो है वो हमें ध्यान रखनी है ना। तो मैंने बोला 3 का मल्टीप्लाई किस किस में करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3800 में, माइनस 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम? 6y में, प्लस 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम? 5y में, और साथ में 7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 1750 में। ये ध्यान रखना, है ना। ये वाली कंडीशन यदि ये समझ में आ गया तो आपने पूरा सवाल जो है वो सॉल्व कर लिया, है ना। इतना समझ में आना जरूरी है। ठीक है, यदि ये समझ में आ गया तो आपने पूरा जो है वो सवाल जो है वो सॉल्व कर लिया, है ना। ये बस इतनी दिक्कत जो है वो 3800 का 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो सर। 0 का 0, 0 का 0, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितना? 11, 11400। 6 3 जा कितना होता है? 6 3 जा सर 18y होता है, प्लस 7 5 जा कितना होता है? 35y होता है। और इधर और देख लेते हैं कितना बन रहा है, तो 1750 का मल्टीप्लाई करते हैं। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, तो 5 यहाँ पे, 3 वहाँ पे, कितना बनाइए? 7 7 जो 49, 49 और 3 कितना? 51। हाँ, 51 51 51 52, है ना। और यहाँ से 1, 52 तो 5 बच गया, 7 1 जा 7 और 5 कितना? 12।
ये बना 12,200 कितना 50, 12,200 कितना 50। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ से भी इसको क्लियर कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब कहानी यही बोलती है कि एक्स वाली टर्म अलग, नंबर वाली टर्म अलग, बट एक्स नहीं है तो क्या है, वाई है। 11,400 उठा के इधर 35 में से 18 माइनस होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 35 में से 18 माइनस हुआ, कितना बचा मेरे पास, 17y। और यहाँ से 12,250 है, 11,400 इधर से आया तो काय का हो गया ये, माइनस का। ये बचा हमारे पास 17y। 12,250 में से 11,400 जाएंगे, कितना बचेगा, तो ये बचेगा सर 850। माइनस कर लेना, मेरे हिसाब से यही बचना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गए 8, फिर जो जो है वो माइनस है ना। जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा भाई साहब, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो y इक्वल टू कितना 1800, y इक्वल टू कितना 850। 850 जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 17 से। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 50। मतलब जो बॉल जो है वो कितने रुपए की मिलने वाली है, हमें 50 रुपए की मिलने वाली है। अब ये जो y इक्वल टू 50 है वो पुट कर लो इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट y इक्वल टू 50 इसमें, इन इक्वेशन क्या, थर्ड इक्वेशन उठा लो जल्दी फटाफट से। थर्ड इक्वेशन क्या पढ़ के आए थे, थर्ड इक्वेशन ये रही। हम और यहाँ पर y की वैल्यू रख लेंगे तो 3,800 माइनस 6 इंटू वाई जो है वो आ जाएगा, और आंसर लिख देंगे। क्या बनेगा, x इक्वल टू कितना 3,800 माइनस का 6, y की प्लेस पर 50, और नीचे क्या था, नीचे क्या था, नीचे था हमारा कितना 7। तो x इक्वल टू 3,800 माइनस 6, 5 से कितना 30, 0 का 0, और नीचे 7 माइनस कर दो तो x इक्वल टू बचा 3,500 डिवाइडेड बाय कितना 7। सबको बताया 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 0 और लगा दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई, 500 है ना। तो ये हमारी दोनों x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं, x भी आ चुका है, y भी आ चुका है। ठीक है, हम बोल सकते हैं हैंस, क्या लिख रहे हैं, हैंस कॉस्ट ऑफ ईच बेट। ये पूछा था हमसे, कॉस्ट ऑफ ईच बेट। बेट की जो है वो कॉस्ट मिल गई है, वो कितनी आई है हमारी, ईच बेट की कॉस्ट मिली 500 रुपए, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल जो है वो भी निकल के आ गया। कॉस्ट ऑफ क्या, ईच बॉल। बॉल जो है वो कितने रुपए की मिली, तो बॉल मिली हमें कितने रुपए की बेटा, 50 रुपए की। हमें क्या, जो मैडम गई थी, जो हमारी कोच है वो खरीदने गई थी, उनको जो बॉल है वो कितने रुपए की मिलती है, 50 रुपए की मिलती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन को और आगे बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। क्या बड़ी है भैया, एक टैक्सी है, वो टैक्सी कुछ ना कुछ चार्ज लगाती है, एक फिक्स चार्ज लेती है टुगेदर। कब लेती है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक फिक्स चार्ज और एक डिस्टेंस कवर का कार्ड, मतलब बोल सकते हैं जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो ले रही है। इसको आप ऐसे समझो कि आप एक टैक्सी में बैठे और टैक्सी वाला बोलता है कि भैया आप बैठ गए, आप पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, आप चले भले ही नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं चले, 0 किलोमीटर चले, यहां से गए और जाके किसी की टैक्सी में बैठे, तो ये जब आप टैक्सी में बैठ रहे हो तो ये चार्ज जो है वो आप दे ही रहे हो, है ना। ये फिक्स चार्ज तो हो ही गया, ये तो आपको किसी भी हालत में उसको देना ही देना है, चाहे कुछ भी रहा। ये जो फिक्स चार्ज दिख रहा है ना, ये तो आप दोगे ही दोगे, और साथ में जितने किलोमीटर आप चलने वाले हो उसके लिए चार्ज अलग से चलने वाले हो, जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, उसका जो है वो चार्ज अलग से दोगे। तो दो चार्ज देने हैं आपको, एक फिक्स चार्ज देना है और एक क्या देना है, डिस्टेंस कवर का पर किलोमीटर का चार्ज जो है वो अलग से दोगे। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो बैठता है 10 किलोमीटर का जो है वो लगभग लगभग कितने रुपए पे करता है, 105 रुपए पे करता है। कितने किलोमीटर के देगा वो, 10 किलोमीटर के कितने, 105 रुपए देने वाला है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या लिख, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट of a fixed charge together with the charge for the distance covered covered for a distance of 10 kilometer the charge paid is 105 rupee, and for a journey of 15 kilometer the charge paid 155। 15 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देगा वो, 15 किलोमीटर के देने वाला है कितने रुपए, 155 रुपए। सो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, दो चीजें पूछी हैं हमें, एक पूछा है फिक्स्ड चार्ज पूछा है, और एक क्या पूछा है, चार्ज पर किलोमीटर। दो चीजें जो है वो हमें यहां से निकालनी है। ठीक है भाई साहब, चलो आखिरी में एक और क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। एक ये और लास्ट में क्वेश्चन जो है वो जोड़ दिया, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट बहुत आसान है। देखो क्यों आसान है, क्योंकि सेम टू सेम एक और क्वेश्चन मिलेगा। दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक तो फिक्स चार्ज ध्यान रखना है, और फिक्स चार्ज ध्यान रखने के साथ साथ चार्ज पर किलोमीटर।
सर आपने बता ही दिया है, एक चीज जो है वो हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है, सबसे पहले तो क्या लिखो, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक चीज जो है वो हमेशा रहेगी, वो क्या है, लेट। लेट करने के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉस्ट, ये सॉरी फिक्स्ड चार्ज। कौन सा चार्ज लिया है हमने, यहां से आपको दे रखा है दो चीजें निकालनी, एक तो फिक्स चार्ज निकालना है, एक चार्ज पर किलोमीटर, है ना। तो हमने लिखा लेट फिक्स्ड चार्ज, है ना। टैक्सी में आप बैठ गए तो ये आपको फिक्स्ड चार्ज जो है वो देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिक्स्ड चार्ज कितना दिया, तो मान लेते हैं x रुपए। फिक्स्ड चार्ज के बाद आप कौन सा चार्ज दोगे, तो आप दोगे चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर कितना दोगे, तो पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो मान लेते हैं कितने रुपए देने वाले हो आप, y रुपए देने वाले हो। कितने रुपए देने वाले हो, y रुपए। ठीक है, फटाफट आ जाओ, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को क्या लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में फटाफट चलते हैं, यहाँ से देखते हैं कितने किलोमीटर चलना है आपको, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के कितने रुपए पे करने वाले हो आप, 105 रुपए। मैंने बोला कि ये 10 किलोमीटर के तो दो ही दोगे, जब आप टैक्सी में बैठ गए तो बैठते से ही आपने ये रुपए तो उसने चार्ज कर ही लिया आपसे। फिर कितने किलोमीटर और चलना है, 10 किलोमीटर और चलना है, तो 10 किलोमीटर के कितने रुपए लेगा, पर किलोमीटर के y रुपए, तो आप पे करोगे 105 रुपए उसको। क्लियर है बात। एक और बात देख लेते हैं, इस बार आप जो है वो 15 किलोमीटर चलने वाले हो, और 15 किलोमीटर के जो पैसे हैं वो भी उनने बता ही रखे हैं। कितने बता रखे हैं सर, उसको ले रखा है कि ये फिक्स चार्ज फिर पे करना है, और 15 किलोमीटर के हिसाब से y रुपए, और इस बार कितने रुपए पे करोगे आप, 155 या 155 रुपए। ठीक है, तो x प्लस 15y किसके, 155 के। दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखा फ्रॉम इक्वेशन क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिख रही है, x प्लस 10y जो है वो किसके इक्वल है बेटा, 105 के। प्लस है इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 105 जो है 105 माइनस होगा किससे, 10y से। इक्वेशन नंबर क्या ले लो, थर्ड। फिर से सेम कहानी चलती है सर, जो थर्ड इक्वेशन है वो किसमें पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन पुट कर दो किसमें, सेकेंड में, है ना, क्योंकि हमने फर्स्ट जो है वो यूज कर ली है। तो हमने लिखा कौन कौन सी इक्वेशन लेनी है, तो इस बार लेनी है मुझे कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कितनी है हमारी, x प्लस 15y जो है वो किसके इक्वल है, 155 के। x को रिप्लेस करो, x को रिप्लेस करके हम कितना लिख लेंगे, किसको रिप्लेस करके, x को रिप्लेस करके कितना लिख लेंगे, 105 माइनस कितना 10y प्लस कितना 15y इक्वल में कितना 155। ठीक है, ये ध्यान रखना है ये वाली इक्वेशन, ताकि हम आगे सॉल्व कर पाएं। क्या लिखा हुआ है, 105 105 माइनस 10y, ये 105 माइनस 10y कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो पुट कर रहे हैं अपन। ठीक है, वो प्लस में क्या लिखा हुआ है, 15y इक्वल 155। 15y में से 10y माइनस होगा, या फिर अपन एक बार इसी इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं ना। क्या लिखा हुआ है, 105 माइनस कितना 10y प्लस 15y, और इक्वल में कितना था 155। 15y में से 10y माइनस हुआ तो सर 5y बचा, 105 उधर ले जाओ तो 155 में से 105 माइनस कर दो, तो 5y जो है वो किसके इक्वल आएगा, तो 5y 155 में से 105 माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो जब इसको माइनस करेंगे तो बचने वाला है 50। तो y इक्वल टू कितना 50, जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ डिवाइड में, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा 10, क्योंकि 5 10 जा 50 होता है। अब ये जो y है ये उठा के रख लो इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो पुट y इक्वल टू कितना 10 किसमें रखना है, इन इक्वेशन क्या, थर्ड। थर्ड इक्वेशन देख लो जल्दी फटाफट, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, थर्ड इक्वेशन दिख रही है सर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, तो x इक्वल टू कितना 105 माइनस 10, और y की प्लेस पर कितना 10, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 105 माइनस कितना 100, 105 में से 100 माइनस किए सर, तो ये आंसर आ गया कितना, आंसर बना 105 में से 5 जाएंगे, 105 में से 100 माइनस हुए तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो दोनों आंसर निकल चुके हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, हैंस क्या, सबसे पहले चाहिए था हमें फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज आ चुका है। फिक्स्ड चार्ज कितना मिला मुझे, फिक्स्ड चार्ज मिला कितने रुपए, 5 रुपए। और फिर क्या, चार्ज पर किलोमीटर, टैक्सी का पर किलोमीटर का चार्ज जो है वो अलग से है। पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना पे करने वाले हो आप, 10 रुपए पर किलोमीटर। एक और चीज पूछी है इसमें कि आप यदि जो है वो कितने किलोमीटर चलते हो, कितने किलोमीटर चलने का बोला है, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपए पे करोगे, तो ये तो फिक्स चार्ज हो गए, दूसरा 25 किलोमीटर के हिसाब से कितने y रुपए पे करोगे। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी है सर, अभी निकाली हमने 5 25 इंटू वाई की प्लेस पर कितना 10,
तो ये 5 है, 25 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 250, प्लस करा 250 और 5 कितना 255 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा कितने 25 किलोमीटर का पैसा होगा। 25 किलोमीटर के कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 255 रुपीज, है ना। एक और क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दो चीजें समझनी है, एक न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर। मैंने लिखा 2/5, तो ये वाला जो है वो न्यूमरेटर है और ये वाला जो है वो क्या है डिनोमिनेटर है, ये ध्यान रखना। एक न्यूमरेटर होता है और एक क्या होता है डिनोमिनेटर। ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर होगा और नीचे वाला क्या होगा डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, फटाफट 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 देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। अच्छा, अंडो रीडो ही खत्म हो गया यहाँ से। देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। यहाँ से चल रहा है एक फ्रैक्शन है जो 9/11 है, 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कब, मतलब एक फ्रैक्शन में 2 ऐड करना है तो 9/11 बनता है, और 3 ऐड करते हैं तो ये बनता है कितना 5/6। कितना ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे तो 9/11 बनेगा, 3 ऐड करेंगे तो कितना 5/6 बनेगा। फ्रैक्शन बताओ। जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आए फिर से सेम कहानी, फ्रैक्शन हमेशा किसके फॉर्म में होता है डिवाइड के फॉर्म में होता है। नंबर हमेशा क्या लेके चल रहे हैं हम, एक को x ले रहे हैं दूसरे को क्या ले रहे हैं y ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम कहानी चलेगी, एक x लेंगे दूसरा क्या लेंगे हम y लेंगे, है ना। तो मैंने लिखा लेट, सॉल्यूशन जरूर लिखना, सॉल्यूशन लिखना मत भूलना। लेट नंबर बी कितना, लेट द नंबर बी x/y, या फिर लेट द फ्रैक्शन बी x/y। क्या लिखा, लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी कितना x/y। ठीक है, जो फ्रैक्शन है उसका नाम क्या दे दिया मैंने x/y दे दिया। आगे चलते हैं, जल्दी फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, क्या बनेगा इसका आंसर वो देख लेते हैं। फ्रैक्शन का नाम है x/y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कब, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आपको बोला है अब फ्रैक्शन बिकम कितना 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, तो जो आंसर फ्रैक्शन है वो कितना बनता है हमारा 9/11। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। न्यूमरेटर में भी कितना ऐड कर दो 2, डिनोमिनेटर में भी 2, तो 9/11 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने की, जो डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में। तो 11 जो है 11 किसके डिवाइड में गया मल्टीप्लाई में गया x+2 के, और 9 जो है वो किसके ब्रैकेट में गया y+2 के। सॉल्व करते हैं, ये कितना 11x प्लस कितना 22, और ये कितना बेटा 9y, और 9 दूसरा कितना 18। 11x को यहीं रहने दो, 9y इधर ले आओ तो काय का हो जाएगा माइनस का, और 18 में से क्या माइनस करेंगे 22। तो 11x माइनस जो 9y है वो किसके इक्वल निकल के आएगा -4 के। इससे ले लेना क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर चलते हैं हमारी दूसरी कंडीशन की तरफ। इस बार कितना ऐड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, कितना ऐड करना है बेटा 3 ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम कितना 5/6। ठीक है, तो यहां से फिर से सेम कहानी लिखने की कोशिश करते हैं हम, क्या अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस बार भी सेम लिखा मैंने, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, तो जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है 5/6। इसको सॉल्व करके दे दो सर। डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में गया, यहां से y+3 जो है वो किसके पास चला जाएगा बेटा 5 के पास। सॉल्व करते हैं, 6 का x से मल्टीप्लाई किया तो 6x हो गया, 6 का 3 में किया तो कितना हो गया 18। यहाँ से कितना 5 कितना लेंगे 5 का y में मल्टीप्लाई किया तो 5y, और प्लस 5 3 से कितना 15। सेम कहानी 6x इधर 5y इधर, 5y इधर आया तो माइनस का, ये 15 प्लस 18 उधर लेके जाएंगे तो काय का हो जाएगा बेटा 15, तो सेम टू सेम आया, प्लस 18 उधर लेके गए तो किसका -18, है ना। माइनस कर दो, 6x में से 5y गया और इधर 15 में से 18 माइनस किया तो कितना -3। ये ध्यान रखना, साइन ऑफ द क्या ग्रेटर नंबर। ये इक्वेशन बनेगी हमारी क्या सेकेंड। ठीक है, तो ये अब आपके लिए है, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन जो है वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई। अच्छा भाई 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 भाई, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है मेरे हिसाब से, उसके बाद जो है वो आपका एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो हमारी 1 घंटे की मेरे हिसाब से क्लास भी हो जाएगी और आपका जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी खत्म हो जाएगा।
तो क्या लिखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of age of his son। एक 5 year hence का मतलब ध्यान रखना कि hence का मतलब होता है लेटर, है ना। ये कई बार हमें समझ में नहीं आता है hence का मतलब क्या होता है, लेटर। एक जैकब है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son। तो एक जैकब है और एक जैकब का क्या है, बेटा है, दो लोग हैं, ठीक है। तो जब 5 साल बाद देखा जाता है तो जैकब जो है वो उसके बेटे का कितना गुना है, वही 3 गुना है। और जब कितने साल बाद देखते हैं बेटा, हम 5 साल बाद देखते हैं, तो जैकब जो है वो अपने बेटे का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा या 3 टाइम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कितने टाइम हो जाएगा, वो 3 टाइम हो जाएगा। थोड़ा बहुत और आगे चलते हैं तो देखते हैं 5 years ago। 5 years ago मतलब 5 साल पहले वो क्या था, जेकब वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जेकब जो है वो अपने बेटे का कितना था, 7 टाइम था। अब आपसे पूछा है कि बताइए व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, दोनों की जेकब की प्रेजेंट एज कितनी है और उसके बेटे की कितनी है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर से कुछ नहीं करना है, दो चीजें तो हमने पूरी तरीके से रट रखी हैं। क्या रट रखी हैं कि सबसे पहले तो एक सॉल्यूशन लिखो और सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट लिख लो। लेट सबसे पहले किसकी एज की बात हो रही है, जैकब की एज, तो मैंने लिखा प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। किसकी एज लिखी मैंने, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। तो जैकब की प्रेजेंट एज मैंने मान ली कितनी है, सॉरी रुपए नहीं लगाना इस बार, कितनी है फिलहाल में जो है वो कितनी है, एक्स ईयर है। जैकब जो है वो फिलहाल में एक्स ईयर का है। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन उसकी भी लिख ही लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। ये क्वेश्चन जो है वो सालों वाला जो है वो कई बार पूछा जाता है। अभी जागे आगे चलेंगे तो नूरी और सोनू भी दिखाई देंगे, है ना। सेम टू सेम नूरी और सोनू के केसेस में भी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर एक बात अच्छी होती है कि यदि हम रिलेशन वाले क्वेश्चन करते हैं ना तो पहले से पता होता है कौन बड़ा और कौन छोटा। दिक्कत आती है जब रिलेशन ना हो, जैसे हम नूरी और सोनी वाले क्वेश्चन में देखें तो वहां पर रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पर पहले से ही बोल दिया एक जेकब है और जेकब का क्या है, बेटा है। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई किसमें करना है। बट परेशानी कहाँ आएगी, जब हमको क्या दिखाई देगा कि ना तो ये पता चल रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पे तो आसानी से दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखा, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब जो कितनी है, एक्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो वो कितनी ले लेते हैं हम, वाई ईयर्स, है ना। ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन मत करना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हमको लेटर जाना है। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। इसको ऐसे समझो कि फिलहाल में आप जो है वो 15 साल के हो, ठीक है। आज से यदि 5 साल बाद देखोगे, कितने साल आगे जाना है आपको, 5 साल आगे जाना है। तो आप अभी 15 साल के हो, 5 साल बाद कितने हो गए, 20 के हो गए। आपने क्या करा, 15 में 5 को प्लस किया। सेम कहानी यहाँ पर भी हम करेंगे। जैकब की एज में कितना प्लस करने वाले, हम 5 प्लस करने वाले, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 5 years लेटर मतलब 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जो जैकब है वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा x+5 का, और उसका जो बेटा है वो कितने का हो जाएगा, y+5 का। इक्वल कब रख सकते हैं, इक्वल तब रख सकते हैं जब दोनों चीजें इक्वल हो। बाप बड़ा होगा, बेटा छोटा होगा, इसका मतलब जो जैकब का बेटा है उसमें कितने का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। कितने टाइम करने का बोला है, 3 टाइम। तो हमेशा मल्टीप्लाई किसमें करोगे, जो छोटा होता है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां से बोल दिया कि जो जैकब है वो अपने बेटे का कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहां से बना x+5, क्या मिलता है हमें, x+5 जो है वो किसके इक्वल होता है, 3y + 3 5 जा कितना, 15, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगा, y में भी होगा और 5 में भी होगा। तो 3y प्लस कितना बनेगा बेटा, 15, है ना। 3y इधर ले आओ तो x - 3y, ये कितना बना 15, ये +5 है उधर गया तो काय का, माइनस का। तो x - 3y जो है वो किसके इक्वल आ गया, 10 के। इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी, फर्स्ट हो गई, है ना। फर्स्ट इक्वेशन बना ली हमने। अब कौन सी इक्वेशन बनाते हैं हम, इसकी सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोला है, इस बार जो है वो हमको कहाँ जाना है, 5 years क्या बोला है, एगो। एगो का मतलब होता है पहले, तो पहले बोला है तो फिर से लिख लो क्या, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या लिखेंगे हम, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कितने साल पहले पहुंचो, 5 साल पहले पहुंचो, 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले। हाँ, पहले जाना है, मतलब पहले जाना है। देखो अब इसको ऐसे समझो कि आप अभी 15 साल के हो। कितने साल के हो भैया, 15 साल के। आज से 5 साल पहले कितने के थे, तो सर आज से 5 साल पहले, आज अभी हम 15 के हैं, तो आज से 5 साल पहले कितने होंगे, तो 10 साल के होंगे। सेम कहानी यहाँ पे, जैसे आपने 5 यहाँ पे माइनस किया तो जैकब की एज में भी माइनस कर दो। प्रेजेंट में जैकब जो है वो एक्स ईयर का है और उसका जो बेटा है वो वाई ईयर का है। तो सेम कहानी यहाँ पे चलाते हैं हम,
है ना। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जेकब की एज 5 साल कम कर दो, जेकब के बेटे की एज भी कितने साल कम कर दो, 5 साल कम कर दो। कितने टाइम हो जाते हैं ये, 7 टाइम हो जाते हैं। तो जैकब की जो एज है वो कितने टाइम हो जाएगी, 7 टाइम जो है वो हम यहाँ पे कर देंगे, सॉरी जैकब के बेटे की। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये है कि जो x माइनस 5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे 7y माइनस 7 5 जा कितना 35। इसको सॉल्व करते हैं, तो 7y इधर माइनस 5 उधर, तो x माइनस 7y माइनस 35 को यहीं रहने दो, और ये जो माइनस 5 है इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 5। तो x माइनस 7y जो है वो 35 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 30। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशन जो है वो बनेंगी। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो आपको जो है वो जैकब की प्रेजेंट एज और उसके जैकब के सन की जो है वो प्रेजेंट एज निकल के आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। ये जो है अभी कौन सा पार्ट हुआ है, हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट जो है वो खत्म हुआ है। थोड़ी बहुत हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जहां से आईएमपी क्वेश्चन आता है। एक और आईएमपी चैप्टर मतलब एक्सरसाइज है इसी चैप्टर की, उसको हम बोलेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड। मुझे लगा था कि चैप्टर जो है वो जल्दी खत्म होगा, बट 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। इसका मतलब ये है कि हम 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो ना रखें। अब आप जो है वो नेक्स्ट सिटिंग में पार्ट 2 इसका देख सकते हैं ना। मतलब अभी मैंने पार्ट 1 डाला है, अब जो है वो पार्ट 2 भी आ जाएगा इसका, तो आपके दोनों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर से सेम आप देख सकते हैं, हमने थंबनेल लिया था यहाँ पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमने अभी फिलहाल में उसका एक पार्ट जो है वो खत्म किया है। अभी फिलहाल में हमने कौन सा मेथड पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म कर ली है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड 3.3 एक्सरसाइज में मिलेगी, वो भी आईएमपी है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है ना। सिंपल रहा हमारा, इजी भी रहा, इफेक्टिव भी है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन, जो जैकब वेकब वाले जो हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं किसके, अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 में, जो कौन सी है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे विज्ञान इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो चाहे साइंस की हो। बहुत अच्छा विकास है, साइंस भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब साइंस तो इतना जोरदार, मजा आ जाएगा आपको। बस आपको क्या करना है, यदि आप लास्ट तक बने हुए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे साथ 2027 एमपी बोर्ड मतलब आप भी दें, और साथ में हमारे साथ जुड़ के हम भी एमपी बोर्ड की परीक्षा जो है वो दें। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज क्रिस्टल एंड क्लियर, एक एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, चाहे वो इंग्लिश में मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में हो। इसका मतलब अभी जो क्लास है वो हमने इंग्लिश मीडियम में भी करी है, सेम टू सेम जो है वो हिंदी मीडियम में भी रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जो नंबर्स हैं वो तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है हमें कब, जब हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम जब हिंदी से इंग्लिश में है, तो इंग्लिश से हिंदी में करने जाएंगे तो नहीं बनेगी। तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी सेम कहानी है, कि हिंदी मीडियम के लिए भी आपको जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। यदि आप लास्ट तक आ गए हैं, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और आपका जो भरोसा है वो हम जीत के देखें, जीत के दिखाएं। कैसे जीत के दिखाएंगे, आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ाएंगे, और आपके साथ बने रहेंगे 2027 के एमपी बोर्ड या फिर सीबीएसई के मतलब पेपरों तक, है ना। मतलब हमारा जो फरवरी में है वो पेपर हैं, जब तक हम सारे के सारे जो वीडियो हैं वो क्लियर करेंगे, सारी सारी चीज़ें, चाहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, इम्पोर्टेंट की सीरीज़ हो। ठीक है, बीच में जो चीज़ें और एक्स्ट्रा में आपको जो रेमेडियल क्लासेस लगती हैं वो भी जो है वो हम लेते हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच विज्ञान इंस्टीट्यूट की तरफ से।